हेलो स्टूडेंट्स, आज यानी 18 सितंबर 2020 को हम आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 33 जो आपकी 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। और हमने लास्ट क्लास में आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करा था, मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो ये वर्कशीट उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए है। लास्ट क्लास के अंदर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था और कंपैरिजन किया था दोनों के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को। देन हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मेटल्स की, जिसमें हमने उनकी रिएक्शन देखी थी विद ऑक्सीजन एंड वाटर। उसके बाद हमने कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल पढ़े थे, जैसे जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये वो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्शन कर देते हैं। तो चलिए आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं दैट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। एसिड्स के साथ मेटल्स की क्या रिएक्शंस होती हैं। मेटल बेटा जब भी किसी एसिड दैट मीन्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म के अंदर रिलीज करेगा। अब आपके मन में होगा डाइल्यूट एसिड, मैम एसिड तो एसिड होता है, तो डाइल्यूट को हमने इसको डाइल्यूट क्यों लिखा। डाइल्यूट एसिड वैसा बेटा वीक एसिड होता है, थोड़ा माइल्ड एसिड होता है, जिसके अंदर हम 9:1 रेशो में, डेट मीन 9 आपका वाटर और 1 रेशो में आपका एसिड को हम मिक्स करते हैं। और हम वाटर के अंदर एसिड मिक्स करते हैं तो वो हमारा जो एसिड बन जाता है वो डाइल्यूट एसिड बन जाता है, जिसके अंदर H+ आयन कंसंट्रेशन कम होती है। आपके माइंड में एक और क्वेश्चन क्लिक कर सकता है कि मैं हमने वाटर के अंदर एसिड को डाला है, एसिड के अंदर वाटर क्यों नहीं डाला। नो बेटा, हम एसिड के अंदर वाटर को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम एसिड के अंदर वाटर को ऐड करेंगे, जैसे ही वाटर एसिड के कांटेक्ट में आएगा वहाँ पे H+ आयन एकदम से इन्फ्लक्स होगा, फ्लो होगा, वहाँ पे बहुत ही विग्योरियस रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी, विग्योरियस रिएक्शन होगी और ये बहुत ही हजार्डियस होता है। तो कभी भी एसिड के अंदर वाटर ऐड नहीं करा जाता। जब भी हमें डाइल्यूट एसिड या बेस बनाया जाता है तो हम एसिड के अंदर वाटर, या जब डाइल्यूट बेस बनाएंगे तो बेस के अंदर वाटर को ऐड करेंगे, तो इससे हमारा डाइल्यूट एसिड फॉर्म हो जाता है। तो जो हमारे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो हमारा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर आपके एग्जांपल दिए गए हैं सोडियम और जिंक के। जब हमने सोडियम को एक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा तो हमारा सोडियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ऐसे ही जब जिंक को हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा है तो आपका जिंक क्लोराइड बना है और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यानी निकल रही है। ठीक है, बट हमारा जो है एक्सेप्शन है आपका कॉपर का। कॉपर जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं जो आपको इसके अंदर दिखा रखा है कि यहाँ पे आपकी फिगर में दिखाया है कि आपका यहाँ पे जिंक और मैग्नीशियम लिया है, ये दोनों तो रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ, लेकिन आपका देखो जो कॉपर प्लेट हमने डाली है इसके अंदर डाइल्यूट HCl के अंदर, उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, तो डैट मीन्स नो रिएक्शन विद कॉपर। अब जो हाइड्रोजन गैस जब हमारा, जैसे हमने अभी तो बात करी आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, अगर हम बात करते हैं हमारा नाइट्रिक एसिड डेट मीन्स HNO3, ठीक है, जब इसके साथ मेटल की रिएक्शंस होती हैं तो आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। आपके मन में क्वेश्चन आएगा मैम क्यों नहीं होती, जब हमने बोला कि वो भी एक एसिड है तो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज़ होनी चाहिए। ठीक है, द रीज़न इज़ डैट कि हमारा जो HNO3 होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, तो इसलिए रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होती है, बट वो क्या हो जाती है, HNO3 की ऑक्सीडाइज हो जाती है और वो वाटर प्रोड्यूस कर देती है और खुद वो रिड्यूस हो जाती है टू एनी ऑफ द नाइट्रेट ऑक्साइड, जैसे आपका ये N2NO या NO2 बन जाएगा। बट हमारे कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके आपकी हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ कर देते हैं। इसके अंदर हम एग्जांपल लेते हैं आपका मैग्नीशियम और मैग्नीज़ का। आपका जो है मैग्नीशियम और मैग्नीज़, ये दोनों जो हैं आपके डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करके H2O गैस इवॉल्व करते हैं। ये आपकी यहाँ पे रिएक्शन लिख के दिखाई हुई है कि जब आपका मैग्नीशियम जो है रिएक्ट करता है डाइल्यूट HNO3 से तो आपका जो है MgNO3 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, और जब आपका मैग्नीज़ रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HO3 से तो भी आपका मैग्नीज़ मतलब आपका MnNO3 बन रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। ठीक है बेटा,
फिर है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स, यानी आपके जो है मेटल्स जो हैं दूसरे मेटल के सॉल्यूशन से रिएक्ट कर रहे हैं। यानी हमने एक मेटल को रिएक्ट करा है जो दूसरे मेटल की सॉल्यूशन फॉर्म के साथ। अगर हम मेटल ए को रिएक्ट कर रहे हैं किसी सॉल्ट सॉल्यूशन को जो मेटल बी का सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो आपका ए क्या करेगा, आपका ए जो है वो बी की जगह पे लग जाएगा, यानी आपका सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बन जाएगा और मेटल बी आपका अलग हो जाएगा। ये होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, एक मेटल ने दूसरे मेटल को उसकी सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये रिएक्टिविटी के बेस पे होती है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को जो है उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देते हैं और उसकी जगह पे खुद आ जाते हैं। यही रिएक्शन आपको नीचे वाली क्वेश्चन में दिखा रखी है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से साथ रिएक्ट करेगा तो आयरन क्या करेगा, सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को रिमूव करके खुद जो है आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर को अलग हटा देगा। ऐसे ही जब आपका कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो यहाँ से सिल्वर को हटा के खुद जो है कॉपर नाइट्रेट बना लेगा और सिल्वर को अलग हटा देगा। ठीक है, ये जो रिएक्टिविटी होती है मेटल्स की वो अलग अलग होती है। सारे मेटल्स की जो सभी मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो एक जैसी नहीं होती। कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लो रिएक्टिव होते हैं। इसलिए हम कहते हैं दैट ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी देखेंगे वेरियस मेटल्स के साथ, जैसे ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ, तो इनकी रिएक्शन अलग अलग होती हैं। कुछ मेटल्स रिएक्शन देते हैं, कुछ मेटल्स रिएक्शन बहुत फास्ट दे देते हैं, कुछ मेटल्स बहुत स्लो देते हैं या कुछ देते ही नहीं हैं। तो हर मेटल की दूसरे सब्सटेंस के साथ जो रिएक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे इसके अंदर आपका जो हमने ये ऊपर रिएक्शन पढ़ी है आपकी आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ, वो आपको इस फिगर के थ्रू दिखा रखी है। ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और इसके अंदर हमने ये आयरन नील को डिप कर दिया। अब आपको जैसे बताया आयरन हाईली रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर, तो वही सॉल्यूशन के अंदर से कॉपर को हटा देगा। ये जो ब्लू कलर है वो कॉपर की वजह से है। ठीक है, तो जैसे ही वो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा आयरन नेल, तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि अब ये क्या बन गया, ये बन गया है आपका आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और जो कॉपर है वो इस पर जाके एक्यूमुलेट हो गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये दिखा रहा है कि कैसे एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। और हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम मेटल रिएक्टिव है, तो इसके लिए हमारी आ जाती है रिएक्टिविटी सीरीज़। Reactivity series is a list of metals arranged in the order of their decreasing activities. Decreasing activities यानी that means इनकी decreasing reactivity के बेस पे ये सीरीज हमने तैयार की हुई है। ठीक है, तो जो सबसे टॉप पे मेटल है जैसे पोटेशियम है वो सब मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और जैसे ही वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे होते हैं इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है और एट द एंड आके इनकी रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, वो लीस्ट और द नो रिएक्टिव मेटल्स बन जाते हैं। तो सबसे टॉप पे है आपका पोटेशियम, देन आपका सोडियम, फिर है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और बीच में हमने रखा ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हालांकि नॉन मेटल है बट इसको हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर रखा है सिर्फ कंपेयर करने के लिए इन दो पोर्शन को, कि दोनों ये आपके हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो मेटल्स हैं वो सारे वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल्स हैं और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो हैं वो लीस्ट और लेस रिएक्टिव और नो रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, तो जब हम आप देखोगे इसके अंदर अगर हम देखें तो अगर हम अभी हमने पढ़ा आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन देखी, तो देखो आपका आयरन टॉप लिस्ट पे आ जाता है हाइड्रोजन के ऊपर, यानी वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है और कॉपर आपका नीचे आ रहा है, तो डेट मीन्स आयरन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, अब ये जिंक है आपका। ठीक है, जिंक जो है वो आयरन को रिप्लेस कर सकता है, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, मरकरी को कर सकता है, सिल्वर को कर सकता है, क्योंकि जिंक इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो सबसे ज़्यादा टॉप हाई होगा वो अपने नीचे वाले सबको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, उनकी सॉल्ट सॉल्यूशन से, और खुद अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना सकता है। वाइल मेटल्स फ्रॉम द मैग्नीज टू लीड, हमने मैग्नीज टू लीड पढ़ा, तो रिएक्ट विद द एसिड्स। Metals from copper to gold are highly unreactive and do not react with any other substance in a normal condition। यानी हम नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करवा सकते, उनको हमें एक स्पेशल कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा इनको। ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के अंदर रिएक्शन करेंगे तभी होगी, अदरवाइज हम अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर इनकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन नहीं होगी। दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है
वाई मेटल्स लाइक गोल्ड डू नॉट कोरोड ईजीली एंड डोंट फॉर्म ऑक्साइड। इसलिए मेटल वो आपका गोल्ड जो है वो कोरोड नहीं करता। हमने अपनी गोल्ड ज्वेलरी में कभी देखा कि जंग लग गई, काली पड़ गई या कुछ हो गया? नहीं ना, क्योंकि गोल्ड जो है वो रिएक्टिव अनरिएक्टिव है ना नॉर्मल कंडीशन, तो रिएक्शन ही नहीं करता, तो इसलिए वो उसका कभी कोरोजन नहीं होता। ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना कोई ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता। बल्कि जो हमारे दूसरे मेटल्स हैं जैसे आपका जिंक है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये अपने ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। देखिए जो बात मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, डेट द हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल बट स्टिल इट हैज़ इंक्लूडेड इन द रिएक्टिविटी सीरीज। क्यों इंक्लूड करा गया? एज इट हेल्प इन द कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ताकि वो हम मेटल्स की रिएक्टिविटी को कंपेयर कर सकें। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपका जो है हमने जो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड पढ़ लिया और उनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग उनकी रिएक्शन पढ़ ली है। तो हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। Which gas is produced while dilute hydrochloric acid is added to the reactive metal? Write the chemical reaction when zinc reacts with dilute HCl। अभी हमने पढ़ा जब dilute HCl के साथ रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? आपकी प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसकी केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए कह रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन आपकी वहाँ पे लिखी हुई है, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl के साथ आपकी रिएक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगी आपकी वर्कशीट के अंदर। ये रही आपकी जिंक की डाइल्यूट एसिड के साथ। तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन की क्या हो जाएगी? केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द कॉपर रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन? तो कॉपर जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? अभी हमने ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है और हमने देखा है कि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर क्या करेगा? उसके सॉल्यूशन से सिल्वर को रिमूव करके खुद कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एज वी नो दैट द कॉपर इज हाईली रिएक्टिव देन सिल्वर, देन इट डिस्प्लेस द सिल्वर नाइट्रेट फ्रॉम इट्स सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड फॉर्म द कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी रिएक्शन भी आपको जो है आपकी वर्कशीट पे ही मिल जाएगी। कहाँ पे थी आपकी रिएक्शन इसकी? सिल्वर नाइट्रेट की, ये रही बेटा, ये रही। ये आपकी आंसर नंबर 2 की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3, अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज कैप्ट इन अ आयरन पॉट। हम देखो किसको रख रहे हैं? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को रख रहे हैं आयरन पॉट के अंदर। फ्यू डेज अ आयरन पॉट वाज फाउंड टू हैव नंबर ऑफ होल्स इन इट। ठीक है, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टुक प्लेस। आपको पता है कि हम जो है हमारा जो आयरन होता है वो एज़ कम्पेयर टू कॉपर क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। जब हम आयरन पॉट के अंदर कॉपर सल्फेट रख रहे हैं तो आयरन क्या करेगा? सल्फेट्स के अंदर से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद उसकी जगह लेगा। तो खुद अपनी जगह लेने के लिए वो क्या करेगा? पॉट में से डिजोल्व होना शुरू कर देगा उसको कॉपर को डिस्प्लेस करने के लिए। तो उसके अंदर हमें होल्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपकी रिएक्शन ये रही आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ। तो ये आपकी आंसर नंबर 3 के लिए हो गया। ठीक है, अब आंसर नंबर 4 पे आते हैं। यूज द टेबल अबव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द मेटल A, B, C and D। देखिए बेटा, आपको पहले इसमें क्या पड़ेगा? इस टेबल को हमें अच्छे से देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा हमारा मेटल A, B, C और D है क्या। जैसे कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर पढ़ा है, इनकी रिएक्शंस देखिए। एक हाईली रिएक्टिव मेटल ही अपने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। अगर हम मेटल ए को देखते हैं कि मेटल ए ने आयरन सल्फेट के साथ कुछ रिएक्शन करी, नहीं, इसका मतलब वो आयरन सल्फेट से लेस रिएक्टिव है, वो उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कॉपर के साथ करा है, यस, यानी वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमने क्या पढ़ा था? हमने आयरन पढ़ा था कि आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। बी मेटल आपका आयरन को ही डिस्प्लेस कर देता है। तो आयरन को डिस्प्लेस करने वाला हाईली रिएक्टिव मेटल अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा उसके ऊपर जितने भी हो सकते हैं वो सारे आयरन को डिस्प्लेस कर सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के लिए। तो इसे हम जिंक मान के चलते हैं क्योंकि जिंक भी हमारा आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सी, आयरन के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया आपका, इसने कॉपर सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया है, जिंक के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं है, सिल्वर के साथ इसने रिएक्शन दी है, यानी वो इन सब से ज़्यादा तो नहीं है एक्टिव, वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव हमारा कौन सा होता है जो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है? अभी हमने पढ़ा कॉपर जो है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट बना लेता है। तो डैट मीन्स हम सी को क्या मान सकते हैं? कॉपर, इसी हमारा कॉपर। डी, नो रिएक्शन
आयरन सल्फेट के साथ भी नहीं है, कॉपर सल्फेट के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं है, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं है इसका, यानी ये बहुत ही लेस रिएक्टिव या रिएक्टिव मेटल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम अपना जो है क्या ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं अपना गोल्ड। ठीक है, इसको हम अपना गोल्ड लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो यूज़ द टेबल। अब हमने देख लिया तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हमारा इसके अंदर कौन सा निकला, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो फर्स्ट के अंदर ही आयरन को ही डिस्प्लेस कर दे, तो वो क्या था हमारा जिंक। तो पहले का आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, जिंक। वट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडिड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बी क्या है हमारा जिंक। जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के अंदर ऐड करूँगी तो मेरा क्या होगा, बी को अगर जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के अंदर मैं ऐड करूँगी तो मेरा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगा। ठीक है, इसका मैं आपको वही आंसर वर्कशीट के उस साइड पे भी मार्क करके दिखाती हूँ रिएक्शन। ठीक है, और आपका थर्ड है अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन अ ऑर्डर। अब हम रिएक्टिविटी को देख चुके हैं, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसके अंदर कौन सा है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो फर्स्ट मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है वो है आपका जिंक, यानी हम सॉरी ए बी सी डी की सिक्वेंस में लिखते हैं, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आपका बी। ठीक है, बी से कम रिएक्टिव है जो आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है वो है आपका आयरन, डैट मीन्स ए। फिर है आपका जो आपके रिएक्टिविटी को शो कर रहा है, थर्ड होगा आपका रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपका सी, और सबसे लीस्ट होगा आपका डी। तो सीक्वेंस आपकी रिएक्टिविटी के उस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये होगी, यानी सबसे ज़्यादा बी होगा और सबसे कम आपका डी होगा। ठीक है, तो चलिए आइए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 4 के ही सेकंड पार्ट की मैं रिएक्शन आपको दिखा देती हूँ, जहाँ पे आपका जो है जिंक का कॉपर सल्फेट का डिस्प्लेसमेंट दिखाना है आपको। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं जिंक को, आपका जिंक की रिएक्शन दिखाई थी तो आप जो है आयरन की जगह पे जहाँ पे जिंक यूज़ कर सकते हैं तो आप यहाँ पे Zn दिखा सकते हैं। ठीक है, प्लस CuSO4, और आपका जो बन जाएगा वो ZnSO4 बन जाएगा, और प्लस आपका कॉपर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपकी ये वाली रिएक्शन हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट के लिए। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 32। ठीक है, इसके आगे की वर्कशीट में आपका आगे टॉपिक प्रोसीड होगा। ओके।